बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 165 मुलाहिज़ा फरमाएं। हमें देखकर रूबमती दौड़ते हुए हमारे करीब पहुंच गई और उसने जो इंकिशाफ किया वो बड़ा सनसनीखेज था। गंगोली चौधरी के आदमी हमारे करीबी खट से दूसरे चंद सियाओं के साथ बमला को भी उठा कर ले गए थे। मेरे आसपास कहीं एटम बम का धमाका होता तो इतना सदमा ना होता जितना इस खबर से हुआ था। रूबमती ने यह खबर रोते हुए सुनाई थी। उसकी पूरी बात मेरी समझ में नहीं आ सकी थी। ताहम उसके टूटे फूटे जुमलों से यह नतीजा खस कर सका था कि गंगोली चौधरी नाम का कोई शख्स अपने गुरोह के साथ जहां वार हुआ था। उन्होंने पहले फायरिंग करके लोगों को बदहवास किया और फिर गेस्ट हाउस और करीब करीब वाक़े उन 4 हट्स को घेरे में लेकर यहाँ ठहरे हुए तमाम सियाओं को एक जगह पर जमा कर लिया और उन्हें भेड़ बकरियों की तरह हाँकते और मारते हुए जंगल की तरफ ले गए थे। और इंसानों के उस रेवड़ में हमारी बमला भी शामिल थी। रूबमती के हवास बाहर हुए। मैंने एक बार फिर उससे उस साने की तफसील पूछी। तकरीबन 1.5 घंटा पहले की बात है। वो बता रही थी मैं कुछ चीजें लेने के लिए बाजार जा रही थी। मैंने बमला को भी साथ चलने को कहा मगर उसने इनकार कर दिया। मैं बाजार में शॉपिंग कर रही थी कि अचानक गोलियां चलने की आवाज सुनाई थी। उसके 2 मिनट बाद बाजार में शोर मच गया कि गंगोली चौधरी ने हमला कर दिया है। लोग इधर उधर भाग खड़े हुए। दुकानें धड़ाधड़ बंद होने लगी। मैं जिस दुकान में खड़ी थी वहां चंद ग्राहक और भी थे। दुकानदार ने शटर गिरा दिया। इस तरह हम भी अंदर बंद हो गए। बाजार सुनसान हो चुका था। आधे घंटे तक किसी तरफ से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। ताम दूर से वक्फे से फायरिंग की आवाजें सुनाई देती रहीं और बिलाखिर ये आवाज भी बंद हो गई। बाजार में लोगों की आवाजें सुनकर दुकानदार ने शटर उठा दिया। 1.25 घंटे तक दुकान में बंद रहने से मेरा दम घुट कर रह गया था। मेरे कपड़े पसीने में भीग कर मेरे बदन से चिपक गए। दूसरे लोगों की भी यही हालत थी। मेरी आवाज बहाल हुए तो लोगों की बातों से पता चला कि गंगोली चौधरी नामी डाकू के गिरोह ने शहर के शुमाली इलाके में वाक़े गेस्ट हाउस और हट्स पर हमला किया था और वहां मुकीम कई सियाओं को अगवा करके ले गए थे। मैं एक बार फिर हवास बाख्ता होगी और वापसी के लिए दौड़ लगा दी। मुझे बमला की फिक्र थी और जब मैं यहाँ पहुंची तो मेरे बदतरीन अंदेशे दुरुस्त निकले। बमला अपने हट से गायब थी। मैं उसे इधर उधर तलाश करती रही। मेरा ख्याल था कि शायद वो बचने के लिए कहीं छुप गई हो। हमारी दाईं तरफ वाले हट में एक सिख फैमिली ठहरी हुई थी। बूढ़े सरदार जी ने मेरे पूछने पर बताया कि डाकू उसके बेटे और बमला को ले गए हैं। उसने हमारी बमला को भी देखा था जिसे 2 डाकू हट से घसीटते हुए बाहर ले आए थे। हमारे मुलाजिम प्रकाश ने मुजाहमत की कोशिश की थी और राइफल का बट मारकर उसे जख्मी कर दिया गया था। तीसरे हट में भी एक आदमी ने मुजाहमत की कोशिश की। उसे गोली मारकर हलाक कर दिया गया। पुलिस आधे घंटे बाद पहुंची। उस वक्त तक डाकू लोगों को लेकर यहाँ से बहुत दूर जा चुके थे। अपनी बमला का क्या होगा? वो लोग उसे मार डालेंगे। फिक्र ना करो रूबमती, मैंने कहा। हो सकता है पुलिस की कोई पार्टी उनके ताकुब में गई हो। पकड़ लेंगे उन्हें। मैंने ठाकुर की तरफ देखा। उसके चेहरे के तासरात बता रहे थे जैसे इस खबर ने उसे भी हिला कर रख दिया हो। वो चंद में मेरी तरफ देखता रहा फिर उन पुलिस वालों की तरफ बढ़ गया जो बूढ़े सरदार से कुछ पूछ रहे थे। वहां कुछ और लोग भी जमा थे। सरदार जी की बूढ़ी बीवी दाढ़े मार मार कर रो रही थी। कुछ और लोग भी रो रो कर इंस्पेक्टर से बार बार ये सवाल कर रहे थे कि पुलिस ने उन डाकुओं का पीछा क्यों नहीं किया। ठाकुर इंस्पेक्टर को पकड़कर एक तरफ ले गया। उसने अपना तारुफ कराया तो इंस्पेक्टर कुछ मरूब सा हो गया और फिर इंस्पेक्टर ने जो कुछ बताया वो खासा सनसनीखेज था। इंस्पेक्टर के कहने के मुताबिक डाकू गंगोली चौधरी के गिरोह ने बहुत अरसे से इलाके में दहशत फैला रखी है। उसकी सरगर्मियों का हल्का अलूर और जंगल की दूसरी तरफ कोट पतली तक फैला हुआ है। इन शहरों के बीच में वाक़े छोटी छोटी बस्तियां और गांव आए दिन उसकी लूट मार का शिकार होते रहते हैं। गंगोली चौधरी बहुत बेरहम और बेड़िया सिर्फ इंसान है, बल्कि इंसान नहीं दरिंदा है। वो बात में करता है, गोली पहले चलाता है। अलूर की तरफ छोटी छोटी पहाड़ियां हैं और सारसका का मीलों दूर तक फैला हुआ जंगल उसका मस्कन है। इस वारदात के बाद या तो वो जंगल में रोपोश हो जाता है या उन पहाड़ियों में पना लेता है। इन पहाड़ियों में लातादाद गार थे जिनमें फौज की पूरी रेजिमेंट भी छुप जाती तो उसे तलाश करना मुमकिन ना होता। इसके अलावा रास्ते इतने दुश्वार थे कि पुलिस उनके ताकुब में इन पहाड़ियों में दाखिल होने की हिम्मत नहीं कर पाती और ना ही पुलिस के जवान सारसका के जंगल में उन डाकुओं का पीछा करने की हिम्मत करते थे। जंगल में डाकू के साथ खूनख्वार दरिंदों का भी खौफ उनके कदम रोक लेता था। चंद रोज पहले गंगोली चौधरी का गिरोह पुलिस के घेरे में आ गया। कई घंटों के जबरदस्त मुकाबले के बाद डाकू पुलिस का घेरा तोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए। ताम एक डाकू जख्मी होकर पुलिस के हाथ लग गया। गिरफ्तार होने वाला डाकू गंगोली चौधरी का छोटा भाई चित्रा था। गंगोली चौधरी ने धमकी दी कि अगर चित्रा को रिहा ना किया गया तो इस शहर को आग लगा देगा। उस वारदात के बाद गंगोली चौधरी अलूर की पहाड़ियों की तरफ फरार हो गया। पुलिस चंद रोज तक चौकस रही लेकिन गंगोली की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो शहर के इतराफ से पैरा हटा लिया गया। पुलिस के आला अफसरान का ख्याल था कि शहर को आग लगा देने की धमकी महज गीदड़ बब की थी और गंगोली अब तवील अरसे तक पहाड़ियों से निकलने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन पुलिस अफसरान का ख्याल गलत निकला। गंगोली चौधरी अपने भाई को नहीं बोला था। आज उसे मौका मिल गया। गंगोली चौधरी ने जिस तरह कार्रवाई की थी उससे अंदाजा होता था कि ये सब कुछ बाकायदा प्लानिंग के तहत हुआ था। उसके आदमी बेस बदलकर कई रोज तक शहर की सूरत हाल का जायजा लेते रहे थे।
आज उसके आदमी सुबह से देहातियों के बेस में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद थे और पहले से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मुकर्रर वक्त पर शहर के शुमाली इलाके में इस जगह जमा हो गए जहाँ एक गेस्ट हाउस और ये 4 हट्स थे, जिनमें से एक में हम मौजूद थे। चंद हट्स और भी थे, लेकिन वो तकरीबन 200 गज के फासले पर थे। गंगोली चौधरी के आदमियों ने गेस्ट हाउस और हट्स को घेरे में लेकर फायरिंग शुरू कर दी और यहाँ ठहरे हुए तमाम सियाओं को बाहर निकालकर एक जगह जमा कर लिया। हमारे हट के मुलाजिम ने मुजाहमत की तो उसे राइफल का बट मारकर जख्मी कर दिया। एक और आदमी ने मुजाहमत की तो उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। गंगोली चौधरी के आदमी यहाँ से 13 सियाओं को मारते पीटते और भेड़ बकरियों की तरह हाँकते हुए जंगल की तरफ ले गए। उनमें 5 औरतें और 8 मर्द थे। 2 लड़कियां गैर शादीशुदा थी, उनमें एक हमारी बमला और दूसरी आलाबाद से आई हुई एक फैमिली की लड़की थी। वो कॉलेज की स्टूडेंट थी और उसकी उम्र 20-21 साल से ज्यादा नहीं थी। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब हम शहर से 5 मील दूर धूलपुर नामी उस बस्ती के शमशान घाट में लड़की की सती होने का दिलदोज मंदिर देख रहे थे और अब सूरज गुरूब हो चुका था और अंधेरा बढ़ रहा था। इस तरह डाकुओं को वहां से गए हुए 2 घंटे हो चुके थे। डाकू बूढ़ों को छोड़ गए थे, शायद इसलिए कि वो भाग दौड़ में उनका साथ नहीं दे सकते थे। रूपमती की खुशकिस्मती थी कि वो उस वक्त बाजार गई हुई थी और बमला की बदकिस्मती कि वो हट में मौजूद थी। गंगोली चौधरी पुलिस और दीगर हुकाम के लिए ये पैगाम छोड़ गया था कि अगर 3 दिन के अंदर अंदर उसके भाई चित्रा को ना छोड़ा गया तो चौथे दिन वो तमाम मगवियों को मौत के घाट उतार देगा। और पुलिस को ये पैगाम मिल गया था। लो देखो जी, बूढ़ा सरदार जी कह रहा था, वो डाकू यहाँ से 13 बंदों को मवेशियों की तरह हाँक कर ले गए और पुलिस कुछ भी ना कर सकी। कम अज कम उनका पीछा ही किया होता। पुलिस तो निहत्ते शहरियों पर लाठियां और गोलियां बरसा सकती है, डाकुओं का सामना करते हुए इन्हें मौत आती है। एक और शख्स ने कहा, अगर हमारे बंदों को कुछ हो गया तो हम इस शहर को आग लगा देंगे। इंस्पेक्टर घूर घूर कर सबको देखता रहा, मगर जाहिर है उसके पास बिखरे हुए इन लोगों की बातों का कोई जवाब नहीं था। पुलिस ने डाकुओं का पीछा क्यों नहीं किया ऑफिसर, ये सवाल ठाकुर ने किया था। हमें बहुत देर से खबर हुई थी ठाकुर जी, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। उस वक्त तक डाकू यरगमालियों को लेकर जंगल में निकल चुके थे। जंगल में भी उनका पीछा किया जा सकता था। ठाकुर ने उसे घूरा, इस तरह यरगमालियों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती। इंस्पेक्टर ने कहा, आला हुकाम और पुलिस अफसरान को इतला हो गई है। 8 बजे सर्किट हाउस में उनका गठजोड़ होगा, जिसमें यरगमालियों को डाकुओं से छुड़ाने के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। गोया बेगुनाह यरगमाली डाकुओं के रहमो करम पर रहेंगे। एक और आदमी ने इंस्पेक्टर को घूरते हुए कहा, वो तो अब भी डाकुओं के रहमो करम पर हैं। इंस्पेक्टर ने तब कर जवाब दिया, इस वक्त हम क्या कर सकते हैं, रात के अंधेरे में तो इस खतरनाक जंगल में दाखिल नहीं हुआ जा सकता, जिसमें उन डाकुओं के अलावा खौफनाक दरिंदे भी हैं। इंस्पेक्टर के इस जवाब से वो शख्स भी तप गया और उसने इंस्पेक्टर को गिरबान से पकड़कर झुंझोर डाला। अगर हमारे आदमियों को कुछ हुआ तो हम किसी पुलिस वाले को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो शख्स गुर्राया। इंस्पेक्टर किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करता तो बात लोगों की समझ में आ जाती, मगर इंस्पेक्टर की बातों ने जल्दी पर तेल का काम किया था। एक और आदमी ने इंस्पेक्टर को थप्पड़ रसीद कर दिया। दूसरे 3 पुलिस वालों ने कारकर्दगी दिखाने की कोशिश की तो लोगों ने उन्हें भी पीटना शुरू कर दिया। सूरत बिगड़ रही थी। मैंने और ठाकुर ने बड़ी मुश्किल से इंस्पेक्टर और उसके मातहतों को लोगों से छुड़ाया और उन्हें वहां से रुखसत कर दिया। लोग सरदार जी वाले हट के सामने जमा हो गए और हम अपने हट के सामने लान में कुर्सियों पर बैठ गए। जख्मी मुलाजिम को पुलिस वालों के साथ हॉस्पिटल भेज दिया गया था और तीसरे हट के सामने पड़ी हुई लाश भी उठा ली गई थी। उस हट की तरफ से बैन की आवाजें सुनाई दे रही थी। सूरत हाल खासी गंभीर थी। इधर उधर देखते हुए मुझे शंकर और भगत का ख्याल आ गया। वो दोनों कहाँ हैं? भगत और शंकर, मैंने रूपमती की तरफ देखते हुए पूछा। वो दोनों डाकुओं के हमले से आधा घंटा पहले जंगल वाले रेस्टोरेंट की तरफ गए थे। डाकुओं के फरार के बाद उस तरफ से भी गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दी थी। पता नहीं वो लोग कहाँ हैं, रूपमती ने जवाब दिया। बैग झटके से उठकर खड़ा हो गया। मैं देख कर आता हूँ, मुझे उस तरफ भी कुछ गड़बड़ लगती है। मैं ये कहते हुए पजेरो की तरफ बढ़ गया। चाबी की निशानी में लगी हुई थी। मैंने इंजन स्टार्ट किया और पजेरो को घुमाकर एक तरफ छोड़ा दिया। तकरीबन 20 मील आगे जंगल शुरू हो जाता था। जिस जगह से कोट पतली की तरफ जाने वाली सड़क जंगल में दाखिल होती थी, वहाँ एक बहुत बड़ा ओपन एयर रेस्टोरेंट बना हुआ था। 20 गाज का बहुत लंबा चौड़ा प्लाट था जिसके गिर्द फूलों के पौधे थे। प्लाट के कोने में रेस्टोरेंट की मुख्तसर सी इमारत थी। उस सामने दूर दूर तक बेज कुर्सियां बिछी हुई थी। लोग तफरीह के लिए इस तरफ आते जाते रहते थे। चाय खाना भी होता और जंगल का नजारा भी। मैं 2 दिन पहले ठाकुर के साथ इस तरफ जा चुका था। रेस्टोरेंट की रोशनियां दूरी से नजर आ गई और फिर पुलिस की एक जीप भी दिखाई दी। कुछ लोग भी जमा थे। मैंने पुलिस जीप के करीब पेजेरो रोक ली और उतरकर उस तरफ दौड़ा जहां पुलिस वाले और दूसरे लोग जमा थे। वहां की सूरत कुछ ज्यादा ही संगीन थी। रेस्टोरेंट की इमारत के करीब 2-3 जगहों पर खून बिखरा हुआ था और फिर इंकशाफ हुआ कि डाकू यरगमालियों को लेकर जब इस तरफ आए थे तो रेस्टोरेंट में बैठे हुए चंद जियालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, जिसके नतीजे में डाकुओं ने फायर खोल दिया। उन्हें रोकने की कोशिश करने वालों में से एक आदमी मारा गया। 2 जख्मी हुए थे। यरगमालियों में से भी एक आदमी ने भागने की कोशिश की थी, उसे भी मार डाला गया। डाकू रेस्टोरेंट से एक और आदमी को पकड़कर ले गए थे। लाश और जख्मियों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है।
मैंने वहां मौजूद लोगों से शंकर और भगत के बारे में पूछने की कोशिश की, मगर कोई भी कुछ ना बता सका। मैं दोबारा पेजोरो में बैठ गया और उसे शहर की तरफ दौड़ा दिया। हॉस्पिटल पहुंचने में 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। यहाँ भी लोगों का बहुत बड़ा हुजूम था। मैं लोगों को धकेलता हुआ जैसे तैसे आगे पहुंच गया। सबसे पहले मैंने लाशों को देखा। उनमें ना भगत था और ना शंकर। एक नर्स ने मुझे उस वार्ड में पहुंचा दिया जहां जख्मी पड़े हुए थे। वार्ड में भी बहुत से लोग जमा थे। मैं जख्मियों को देखता हुआ एक बेड के करीब रुक गया। वो शंकर था, जिसके सीने पर पट्टी बंधी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी। मैं समझा कि वो बेहोश है, लेकिन मैंने होले से पुकारा तो उसने आंखें खोल दी। वो बमुश्किल बोल सकता था। बहरहाल उसकी बातों से मुझे पता चल गया कि गंगोली चौधरी के आदमी भगत को पकड़कर ले गए थे। मैं शंकर से बातें कर रहा था कि नर्स आ गई। मरीज थोड़ी देर पहले ही होश में आया है, आप इससे ज्यादा बातें ना करें, उसने मेरी तरफ देखते हुए बड़े मुहज़्ज़बाना लहजे में कहा। इसकी हालत ज्यादा तशवीशनाक तो नहीं? मैंने नर्स से पूछा। फिक्र न करे, गोली निकाल दी गई है, अब खतरे की कोई बात नहीं, इसे आराम की जरूरत है, बोलने से इसे तकलीफ होगी, नर्स ने कहा। मैं शंकर की तरफ देखता हुआ वार्ड से बाहर आ गया। मेरे दिमाग में धमाके हो रहे थे। शंकर शदीद जख्मी था और भगत भी डाकुओं के हत्थे चढ़ गया था। मैं पेजोरो को तूफान की तरह दौड़ाता हुआ हट पर पहुंच गया। हट के सामने पेजोरो रोकर मैं जिस तरह नीचे उतरा, सामने लान में बैठे हुए ठाकुर बहुत कुछ समझ गया। उठकर तेजी से मेरी तरफ आ गया और मुझे रास्ते ही में रोक लिया। क्या हुआ, तुम बड़े बदहवास लग रहे हो, उसने पूछा। बात ऐसी है ठाकुर, मैंने जवाब दिया। शंकर जख्मी हालत में हॉस्पिटल पड़ा है और भगत डाकुओं के हत्थे चढ़ गया है। ठाकुर का चेहरा मुतगय्यर हो गया। हम चलने में वहीं खड़े बातें करते रहे। फिर जानकी और रूपमती को भी सब कुछ बता दिया। उनसे कुछ छुपाना बेकार था, जल्द या बदेर उन्हें पता चल ही जाता। थोड़ी देर बाद हम सब पेजेरो में सवार होकर हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे। हट को ताला लगा दिया गया। ठाकुर ने डॉक्टर से मिलकर शंकर के बारे में तफसील से पूछा और फिर उसे वार्ड से प्राइवेट रूम में मुंतकिल करवा दिया। जानकी और रूपमती को शंकर के पास छोड़कर हम सर्किट हाउस की तरफ चले गए, जहां 8 बजे इंतजामिया के हुकाम और पुलिस के आला अफसरान की मीटिंग होने वाली थी। सर्किट हाउस के सामने भी लोगों का रश लगा हुआ था। जिन लोगों के बंदों को डाकू उठाकर ले गए थे, वो पुलिस और इंतजामिया के खिलाफ नारे लगा रहे थे। गेट पर मुतय्यन 2 पुलिस वालों ने ठाकुर को रोकने की कोशिश की, मगर वो उन्हें धकेलता हुआ आगे बढ़ गया। मैं भी उसके साथ ही था। हम सर्किट हाउस के अंदर तो आ गए, लेकिन हमें उस कमरे में नहीं जाने दिया गया जहां मीटिंग हो रही थी। हम लॉबी में बैठ गए, जहां कुछ और लोग भी बैठे हुए थे। रात 11 बजे मीटिंग खत्म हुई। ठाकुर ने डिप्टी कमिश्नर को घेर लिया। डिप्टी कमिश्नर भी ठाकुर को जानता था। इस वक्त तो कुछ नहीं हो सकता ठाकुर जी, डिप्टी कमिश्नर ने बताया। रात के वक्त तारीख जंगल में दाखिल होना मुमकिन नहीं। हमने जयपुर से पुलिस की मजीद नफरी मंगवाई है। उम्मीद है कि नफरी रात को किसी वक्त पहुंच जाएगी और सुबह जंगल में दाखिल होने का प्रोग्राम बनाया जाएगा। आप जानते हैं कि सूरत-ए-हाल कितनी नाजुक है, ठाकुर ने कहा। गुडाकू अब तक 5 आदमियों को मौत के घाट उतार चुके हैं। यरगमाली उनके रहमो करम पर है। उन बेचारों का क्या हाल होगा जो उनके अजीजों कारब है। उनकी हालत तो देखें। मैं सूरत-ए-हाल से पूरी तरह वाकिफ हूँ, डिप्टी कमिश्नर ने कहा, लेकिन इस वक्त कुछ नहीं किया जा सकता। डिप्टी कमिश्नर बाहर निकला तो लोगों ने उसे घेर लिया। उन्हें भी यही कहकर तसल्ली दी गई कि सुबह होते ही डाकू के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। हम हॉस्पिटल पहुंचे तो 12 बज रहे थे। शंकर की हालत किसी कदर तसल्ली बख्श थी। ठाकुर ने उसकी देखभाल के लिए एक नर्स का बंदोबस्त कर दिया। हम जानकी और रूपमती को लेकर वापस आ गए। इस वक्त रात का 1 बज रहा था। आसपास के तीनों हट्स और गेस्ट हाउस में भी लोग जाग रहे थे। जाहिर है इस साने के बाद नींद किसको आती। इस हंगामे में हम रात का खाना भी भूल गए थे। किसी को होश ही कहाँ रहा था। इस वक्त जानकी चाय बनाकर ले आई। चाय की चुस्कियों के साथ हम सूरत-ए-हाल पर तबसरे भी करते रहे। यूं तो भगत और बमला के अगवा का सब ही ने असर लिया था। बमला पिछले चंद रोज के दौरान में जानकी से कुछ ज्यादा मानूस हो गई थी। उसके फराग में रो रो कर जानकी की आंखें सुर्ख थी। रूपमती भी देर तक रोती रही। ठाकुर ने भी उसका बहुत असर लिया, लेकिन मेरी हालत उन सब से उबतर थी। लेकिन मैंने अपनी अंदरूनी कैफियत का ज्यादा इजहार नहीं किया था। बमला से मेरी मुलाकात ज्यादा पुरानी नहीं थी, लेकिन न जाने क्या बात थी कि मैं उसके लिए अपने दिल में एक अजीब सी कसक महसूस करने लगा था। उसका चेहरा बार बार मेरी नजरों के सामने घूम रहा था। पता नहीं उन डाकुओं ने उसका क्या हशर किया होगा। रात आंखों में बीत गई। सुबह की रोशनी फैली तो मैं करीबी ढाबे छप्पर होटल से डबल रोटी ले आया। जानकी ने चाय तैयार कर ली। हमने उल्टा सीधा नाश्ता किया और सर्किट हाउस जाने के लिए तैयार हो गए। बाहर निकले तो पड़ोस में रहने वाले बूढ़े सरदार जी ने बताया कि वो अभी सर्किट हाउस से होकर आया है। पुलिस की नफरी जंगल वाले रेस्टोरेंट के करीब जमा है और बाद आला अफसरान भी वहीं मौजूद है। वो सरदार जी भी वहां जाना चाहते थे। हमने उन्हें भी पेजेरो में बिठा लिया और 10 मिनट बाद जंगल रेस्टोरेंट के करीब पहुंच गए। वहां और भी बहुत से लोग जमा थे। जयपुर से रात ही को पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई थी और पुलिस के मुसल्ला जवान जंगल के साथ साथ दूर तक फैले हुए थे। इस मिशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर नवीद पांडे था और मुझे ये जानकर बड़ी मायूसी हुई कि पुलिस की कोई पार्टी अभी तक जंगल में दाखिल नहीं हुई थी और भी उसकी वजह भी समझ में आ गई। गंगोली चौधरी ने जंगल की एक बस्ती के रहने वाले देहाती के जरिए पुलिस को ये पैगाम भेजा था कि अगर उनका पीछा करने की कोशिश की गई तो वो तमाम यरगमालियों को खला कर देंगे।
उसने ये धमकी भी दोहराई थी कि अगर 3 दिन के अंदर अंदर उसके भाई चित्रा को रिहा ना किया गया तो यरगमालियों की जीवन की जमानत नहीं दी जाएगी। और इस धमकी से मरूब होकर पुलिस पार्टी जंगल में दाखिल नहीं हुई थी। लोगों ने भी वहीं डेरे जमा दिए। जंगल के किनारे किनारे मुसल्ला कांस्टेबल इस तरह तैनात थे जैसे हुकाम को यकीन हो कि डाकू टहलते हुए जंगल से बाहर आएंगे तो उन्हें पकड़ लिया जाएगा। दोपहर के वक्त तक बार बार अफसरान से लोगों की झड़पें होती रही और फिर 6 आदमी रजाकाराना तौर पर जंगल में दाखिल होने के लिए तैयार हो गए। पुलिस ने उन्हें बड़ी मुश्किल से रोका। डिप्टी कमिश्नर भी इतला पाकर वहां पहुंच गया। आप लोग यरगमालियों के जीवन भी खतरे में डाल रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर ने उन लोगों को समझाने की कोशिश करते हुए कहा। गंगोली चौधरी इंसान नहीं दरिंदा है। उसे जैसे ही पता चलेगा कि कोई पार्टी उसके ताकुब में जंगल में दाखिल हुई है तो वो यरगमालियों को मौत के घाट उतार देगा। हम अपने आदमियों को छुड़ाने के लिए गंगोली चौधरी को दंड देने को तैयार हैं, एक आदमी ने कहा। हम 2 आदमी जंगल में जाएंगे और गंगोली चौधरी को तलाश करके उसे दंड तावान की पेशकश करेंगे। दौलत ही उन डाकुओं का धर्म होता है। मुझे यकीन है कि वो हमारी पेशकश मान लेगा और दंड लेकर हमारे आदमियों को छोड़ देगा। ये आप लोगों की खुशफहमी है, डिप्टी कमिश्नर ने कहा। उसका सिर्फ एक ही मुतालबा है, वो अपने भाई को आजाद कराना चाहता है। तो फिर उसे छोड़ क्यों नहीं दिया जाता? एक और आदमी बोला। क्या एक डाकू 13 आदमियों से ज्यादा कीमती है कि आप उसे छोड़ना नहीं चाहते? आप लोग बात को समझने की कोशिश करें, डिप्टी कमिश्नर बोला। गंगोली चौधरी के गिरोह ने तवील अरसे से इस इलाके में दहशत फैला रखी है। वो दर्जनों बेगुनाहों को कत्ल कर चुका है। बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दी हैं उसने। लोग खौफो हिरास की जिंदगी गुजार रहे हैं। पहली मर्तबा उसके गिरोह का कोई आदमी पकड़ा गया है और वो भी उसका भाई। हम उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे और उसके लिए आप 13 लोगों की कुर्बानी देंगे। उस आदमी ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया। मेरा मशवरा है कि आप खुद अपने चंद आदमियों के साथ अपने आप को डाकुओं के हवाले करके हमारे आदमियों को छुड़ा दें। उसके बाद आप लोग इंतजार करते रहे कि गंगोली चौधरी घुटने टेकता है या नहीं। डिप्टी कमिश्नर उसे घूर कर रह गया। बात बढ़ती जा रही थी। बिलाखिर ये तय हुआ कि 2 आदमी 2 सादा लिबास पुलिस वालों के साथ जंगल में जाएंगे और गंगोली चौधरी से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अगर वो दंड लेकर यरगमालियों को छोड़ने पर आमादा हो गया तो ठीक है, बसूरत दीगर पुलिस कोई नई हिकमत अमली अपनाएगी। वो लोग 2 बजे के करीब जंगल में दाखिल हुए। उनके पास सिर्फ एक राइफल थी, वो भी सिर्फ इसलिए कि अगर कोई दरिंदा रास्ता रोकने की कोशिश करे तो उससे निपटा जा सके। अगर सबके पास राइफलें होती तो हो सकता है डाकू ये समझते कि पुलिस उन्हें घेरने की कोशिश कर रही है और वो किसी वार्निंग के बगैर उन पर फायर खोल दे। हम लोग शाम तक वहां रहे। मेरा ख्याल था कि डाकुओं से राब्ता करना मुश्किल होगा। ये जंगल मीलों दूर तक फैला हुआ था। डाकू कहीं से कहीं निकल गए होंगे और डाकुओं से पहले अगर किसी दरिंदे से उनकी मुलाकात हो गई तो शायद ही उनमें से कोई जिंदा बचकर वापस आ सके। शाम का अंधेरा फैलने के बाद उनकी वापसी के कोई आसार नजर नहीं आए तो हम अपने हट में वापस आ गए। बाज लोग वहीं खड़े रह गए। उन्होंने रात वहीं गुजारने का प्रोग्राम बनाया। ठाकुर में हट में छोड़कर बाजार की तरफ चला गया। उसकी वापसी तकरीबन 1 घंटे बाद हुई। वो किसी होटल से खाना लेकर आया था। खाना खाने के बाद हम लोग हट के सामने लान में कुर्सियां डालकर बैठ गए। हमारे करीब वाले तीनों हट और गेस्ट हाउस भी अगरचे आबाद थे, मगर खामोशी ऐसी थी जैसे वहां जिंदगी का वजूद ही ना रहा हो। कल के वाक़े ने सबको हिला कर रख दिया था। बाज लोग तो शहर के होटलों में मुंतकिल हो गए। जो लोग उन हट्स और गेस्ट हाउस में रह गए थे उन पर भी खौफतारी था। हम आधी रात तक लान में कुर्सियों पर ही बैठे बातें करते रहे। हमारे पास सिर्फ एक ही मौजू था, गंगोली चौधरी का गिरोह और यरगमाली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि गंगोली चौधरी यरगमालियों की रिहाई के लिए नकद तावान की पेशकश कबूल कर लेगा। उसका भाई पुलिस की हिरासत में था और वो हर कीमत पर उसे आजाद कराना चाहता था। वैसे डाकू और बदमाशों को बहुत अच्छी तरह जानता था। दूसरों को तो ये लोग गाजर मूली की तरह काट देते थे। किसी की जिंदगी को जिंदगी नहीं समझते थे। चलते फिरते इंसानों को मौत के घाट उतार देना इनके लिए मामूली बात थी। लेकिन जब अपने आप पर पड़ती है तो उन्हें एहसास होता है कि जिंदगी क्या होती है। ये अपने आप को या अपने किसी भाई बंद को बचाने के लिए पूरे शहर को भी आग लगा देने से गुरेज नहीं करते। मैं बैंकॉक में पैडू को अभी तक नहीं भूला था। उसका भाई सामी मेरे हाथों मारा गया था। उसकी लाश हमने बोरी में डालकर उसके क्लब में फेंक दी थी और पैडू ने अपने भाई के कत्ल का इंतकाम लेने के लिए क्या क़यामत मचाई थी। कई बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया था। लातादाद इमारतों को आग लगा दी थी और सड़कों पर लातादाद बसों और दूसरी गाड़ियों को नजरे आतश कर दिया गया था। और अब गंगोली चौधरी, इसका भाई भी पुलिस की हिरासत में था, जिसके बदले इसने 13 बेगुनाहों को यरगमाल बना लिया था और 2 आदमी लोगों को छुड़ाने के लिए तावान की पेशकश लेकर गए थे। और मुझे यकीन था कि वो इस पेशकश को कबूल नहीं करेगा। हम लोग कल रात से नहीं सोए थे और इस वक्त भी रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। जानकी रूमती बैठे बैठे ऊँग रही थी। ठाकुर की आंखें भी सुर्ख थी और चेहरा सूता हुआ था। मेरी हालत भी उनसे मुख्तलिफ नहीं थी। 1 बजे के करीब हम लोग हट के अंदर आ गए। जानकी रूमती एक कमरे में चली गई और मैं और ठाकुर अलग अलग कमरों में। यह हट खासा बड़ा था। 4 बेडरूम थे, सीटिंग रूम और लाउंज इसके अलावा था। मैं बिस्तर पर लेटा बमला के बारे में सोचता रहा। न जाने क्यों वो मेरे दिमाग पर छा गई थी। उसके बारे में सोचते हुए मेरी आंखें बंद हो गई। उस रात मैंने एक भयानक ख्वाब देखा। वो बड़ा खौफनाक मंजर था।
बमला जंगल में इधर उधर दौड़ रही थी। उसका लिबास फटा हुआ था, चेहरे पर खौफ और दहशत के साए थे। खूनख्वार भेड़िए उसका पीछा कर रहे थे। नुकीले दांत, बाहर को लटकी हुई सुर्ख ज़बानें जिनसे खून टपक रहा था। बमला बार बार ठोकर खाकर गिर रही थी। कांटेदार झाड़ियों में उलझकर उसका लिबास तार तार हो रहा था। उसके चेहरे, बाहों और टांगों पर लंबी लंबी खराशें थी जिससे खून रिस रहा था। वो जिस तरफ भी जाती भेड़िए उसका रास्ता रोक लेते। वो पलटकर दूसरी तरफ दौड़ती, उस तरफ भी खूनख्वार भेड़िए दांत नकोसते हुए उसके जिस्म को उधेड़ने के लिए तैयार नजर आते। दौड़ते दौड़ते बमला एक बार फिर कांटेदार झाड़ियों में उलझकर गिरी। वो एक तरफ ढुलान पर लुढ़कती चली गई और जब संभल कर उठने की कोशिश की तो चारों तरफ से भेड़ियों की यलगार करते देखकर उसके मुंह से खौफनाक चीख निकल गई। बमला की खौफनाक चीख की आवाज मेरे कानों के पर्दों को चीरती हुई चली गई। मैं एक झटके से उठकर बैठ गया और परेशान नजरों से इधर उधर देखने लगा। इस वक्त मेरे आवाज भी शायद मेरे काबू में नहीं थे और जब मेरे आवाज बहाल हुए तो मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। मैं अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था, मेरा जिस्म पसीने में शराबोर था। इस भयानक ख्वाब ने मुझे बुरी तरह झुंझोड़ कर रख दिया था। मैं चलने में बिस्तर पर ही बैठा गहरे गहरे सांस लेता रहा और फिर उठकर हट से बाहर आ गया। कुर्सियां अब भी लान में पड़ी हुई थी। मैं कुर्सी पर ढेर हो गया और गहरे गहरे सांस लेने लगा। ताज़ा और ठंडी हवा ने नायत खुशगवारता से डाला और मैं मुकम्मल तौर पर होशो हवास में आ गया। इस वक्त सुबह होने वाली थी। हर तरफ गहरा सन्नाटा था। मैंने कुर्सी की पुश से टेक लगा ली और आंखें बंद करके बमला के बारे में सोचने लगा। वो वाकई खूनख्वार भेड़ियों के गोल में घिरी हुई थी। 2 रातें बीत चुकी थी। वो भेड़िया सिर्फ डाकुओं के कब्जे में थी। उसके साथ अब तक क्या कुछ हो चुका होगा ये कहना मुश्किल था। ठंडी हवा के झोंकों ने मुझे थपक कर एक बार फिर सुला दिया और दूसरी मरतबा मेरी आंख उस वक्त खुली जब चारों तरफ धूप फैल चुकी थी और तकरीबन 50 गज के फासले पर सड़क पर से गुजरने वाली गाड़ियों की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। मैं कुर्सी पर बैठे बैठे सो गया था। आंख खुलते ही हड़बड़ा कर उठ गया। मैंने सरदार जी वाले हट की तरफ देखा। उसी वक्त हट का दरवाजा खुला और सरदार जी बाहर आकर पहले इधर उधर देखते रहे, फिर मुझ पर नजर पड़ते ही मेरी तरफ आ गए। वो बहुत वजेदार आदमी था। चूड़ीदार पाजामा, सफेद कुर्ता जिसका दामन फराक की तरह फैला हुआ था, गले में करपान और सर पर नीले रंग की मखसूस अंदाज में बंधी हुई पगड़ी। उसके हाथ में जेबी डायरी के साइज की सुर्ख जिल्द वाली किताब थी। वो करीब आया तो पता चला कि ये ग्रंथ साहब सिखों की मजहबी किताब का पॉकेट साइज एडिशन था। पुत्र जी, वो मेरे करीब आकर बोला, कुछ पता लगा उन डाकुओं ने क्या फैसला किया है? नहीं सरदार जी, कल शाम अंधेरा फैलने तक तो वो बंदे वापस नहीं आए थे जो उनसे मुज़ाकरात करने के लिए जंगल में गए थे। मैंने कहा, रब भला करे। सरदार जी बोले, 2 दिन पहले मैं बच्चों को कह रहा था कि बहुत सैर हो चुकी, अब वापस चले, पर वो दलेर सिंह की माँ है ना, उसने कहा था कि 1 दिन और रुक जाएं। रुक गए 1 दिन और देख लिया नतीजा, अब कमरे में बैठी रो रो के पागल हो रही है। दलेर सिंह सरदार जी का वो बेटा था जिसकी शादी सिर्फ 3 महीने पहले हुई थी और 2 दिन पहले डाकू दूसरे सियाओं के साथ उन मियाँ बीवी को भी उठा कर ले गए थे। सरदार जी जलिंदर के रहने वाले थे और बहुत अरसे बाद अपनी फैमिली को लेकर सैरो तफरीह के लिए निकले थे और अब पछता रहे थे कि 2 दिन पहले वो यहाँ से चले क्यों नहीं गए थे। मैंने पहले ही कहा था कि सैर के लिए कहीं और चलते हैं। अपने पंजाब में क्या थोड़ी जगह है सैर करने के लिए? पर दलेर सिंह तो राजस्थान देखना चाहता था, यहाँ पुराने राजों के महल और हवेलियां देखना चाहता था। देख लिया, ये तो डाकुओं और लुटेरों का इलाका है, अब जान सूली पर टंगी हुई है। सरदार जी बोलते रहे और मैं सुनता रहा। सरदार जी जंगल रेस्टोरेंट जाना चाहते थे ताकि ताज़ा तरीन सूरत का पता चल सके। ये सब कुछ तो मैं भी जानना चाहता था। मैं हट में आ गया, दीवार की घड़ी की तरफ देखा। अभी सुबह के 7:30 बजे थे। ठाकुर वगैरह गहरी नींद में थे। मैंने फ्रिज में से बोतल निकाल कर एक गिलास ठंडा पानी पिया और मेज पर से गाड़ी की चाबियों का रिंग उठाकर बाहर आ गया। हट के दरवाजे को मैंने बाहर से कुंडा लगा दिया। इस पिकनिक पॉइंट पर बहुत से लोग जमा हो चुके थे। वो चारों आदमी भी थोड़ी देर पहले ही वापस आए थे जो डाकुओं से मुज़ाकरात करने के लिए कल दोपहर के वक्त जंगल में दाखिल हुए। मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे। गंगोली चौधरी अपने भाई चित्रा की रिहाई से कम किसी बात पर सौदा करने को तैयार नहीं था। उसने ये धमकी एक बार फिर दोहराई कि अगर मुकर्रर मुद्दत तक उसके भाई को रिहा ना किया गया तो वो यरगमालियों को हलाक कर देगा। मायूसी बढ़ गई। लोगों ने एक बार फिर इस मिशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर विनोद पांडे को घेर लिया। आप लोग जंगल पर चढ़ाई क्यों नहीं करते? एक आदमी ने चीख कर कहा। क्या आप लोग उस वक्त कोई कदम उठाएंगे जब डाकू बेगुनाह यात्रियों की लाशें गिराना शुरू कर देंगे? जंगल में 2-3 छोटी छोटी बस्तियां हैं, इंस्पेक्टर विनोद पांडे ने जवाब दिया। उन बस्तियों के लोगों और डाकू में फर्क करना बहुत मुश्किल है। डाकू तो बच जाएंगे लेकिन धोखे में बेगुनाह देहाती मारे जाएंगे। हमें जो भी कदम उठाना होगा बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। ये झगड़ा जारी रहा और मैं उन आदमियों में से एक के पास बैठ गया जो जंगल से वापस आए थे। वो दिल्ली का रहने वाला था, महेश चोपड़ा था। उसकी उम्र 45 के लगभग रही होगी। उसकी बीवी सीता डाकुओं के कब्जे में थी। वो लोग हमारे करीबी गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। महेश चोपड़ा के कहने के मुताबिक उस रोज कुछ चीजें खरीदने के लिए बाजार की तरफ गया हुआ था कि पीछे ये वाकया पेश आया। वो डाकू दूसरे लोगों के साथ सीता को भी उठाकर ले गए। सीता उम्र में महेश चोपड़ा से तकरीबन 15 साल छोटी थी। 30 साल की उम्र में भी वो 9 उम्र लड़कियों की तरह नजर आती थी।
महेश चोपड़ा ने ये इंकशाफ भी किया कि वो 3 महीने के हमल से थी। उनकी शादी को अगर 10 साल हो चुके थे, लेकिन उनके जीवन में पहली मर्तबा फूल खिलने की उम्मीद पैदा हुई थी और वो इसीलिए परेशान भी था। उन जालिमों ने मुझे मेरी पत्नी से मिलने भी नहीं दिया, महेश चोपड़ा कह रहा था। उन्होंने तमाम यरगमालियों को हमसे दूर रखा, किसी से मिलने नहीं दिया गया। वह पूरी तवज्जो से उसकी बातें सुन रहा था। उसके कहने के मुताबिक जंगल में दाखिल होने के तकरीबन 4 घंटों बाद अचानक ही 2 आदमियों ने हमें राइफलों की जद पर ले लिया। वो दोनों आदमी दरख्तों की गुंजान शाखों में छुपे बैठे थे। हमारे पास एक राइफल थी जो उन्होंने हमसे छीन ली और हमें वहां से तकरीबन 3 मील दूर एक छोटी सी बस्ती में ले गए। ये बस्ती 10-12 घरों पर मुश्तमिल थी और जंगल से गुजरने वाली सड़क से तकरीबन 20 मील के फासले पर थी। उस वक्त अंधेरा फैल चुका था। हमें एक झोंपड़े में बंद कर दिया गया। आधी रात के करीब 2 और आदमी वहां पहुंच गए और वो लोग हमें बस्ती से तकरीबन 5 मील दूर ले गए। उस गुंजान जंगल में तो दिन में भी अंधेरा ही रहता है और रात के वक्त तो हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो लोग इस तरह चल रहे थे जैसे इस जंगल का चप्पा चप्पा उनका देखा वाला हो और गहरी तारीकी में भी उन्हें चलने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी, जबकि हम कदम कदम पर ठोकरें खा रहे थे। वो लोग एक पहाड़ी के दामन में बैठे हुए थे। वहां 2 मशालें रोशन थी जिनमें शायद किसी जानवर की चर्बी इस्तेमाल की जा रही थी। गंगोली चौधरी के आदमियों ने हमें घेर लिया। यरगमाली हमसे दूर बैठे हुए थे और 3-4 आदमी उन पर राइफलें ताने खड़े थे। हम सुबह 4 बजे तक गंगोली चौधरी से मुज़ाकरात करते रहे। उसे मुंह मांगी रकम पेश की, लेकिन वो नहीं माना। उसे सिर्फ अपना भाई चाहिए। उसने ये धमकी भी दोहराई कि अगर मुकर्रर वक्त तक उसके भाई को रिहा ना किया गया तो वो यरगमालियों को एक एक करके कत्ल करना शुरू कर देगा। सुबह 5 बजे हमें 2 आदमियों के साथ वहां से रवाना कर दिया गया। हम लोग तकरीबन 1 घंटा पहले यहाँ पहुंचे हैं। हमने सब कुछ इन अफसरों को बता दिया है, लेकिन पता नहीं ये लोग क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं ये लोग। मैं तकरीबन 1 घंटे तक वहां घूम फिर कर मालूमात हासिल करता रहा। ये जानकर मुझे बहरहाल इत्मीनान हुआ कि उन डाकुओं ने यरगमालियों खुसूसन खवातीन के साथ अभी तक कोई ज्यादती नहीं की थी। मैं जब वापस पहुंचा तो रूपमती ठाकुर और जानकी अभी तक सो रही थी। मैंने हट का दरवाजा और खिड़कियां पूरी तरह खोल दी और किचन में आकर अपने लिए चाय बनाने लगा। मैं बाहर लान में बैठा चाय पी रहा था कि ठाकुर भी उठकर बाहर आ गया। मैंने उसे अब तक की सूरत हाल से आगाह कर दिया। मुझे लगता है पुलिस अफसरान और दूसरे हुकाम अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे और गंगोली चौधरी भी अपनी हट से बाद नहीं आएगा, ठाकुर ने कहा। उसके लहजे में तशवीश थी। अगर यरगमालियों में से कोई एक भी मारा गया तो बड़े खौफनाक हंगामे शुरू हो जाएंगे। ऐसी सूरत में यही हो सकता है कि कुछ लोग अपने तौर पर जंगल में दाखिल होने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा करना खतरनाक होगा। मैंने कहा पुलिस किसी को जंगल में दाखिल होने की इजाजत नहीं देगी, ठाकुर ने कहा। हम बातें कर रहे थे कि जानकी और रूपमती भी जाग गई और फिर नाश्ते वगैरह की तैयारी होने लगी। 12 बजे के करीब हम रेस्टोरेंट में पहुंच गए। ये रेस्टोरेंट उन दिनों इंफॉर्मेशन सेंटर बना हुआ था। यहीं से कुछ मालूमात हासिल हो रही थी। ठाकुर इंस्पेक्टर विनोद पांडे से बात कर रहा था। जानकी और रूपमती एक दरख्त के साए में घास पर बैठी हुई थी और मैं इधर उधर घूम रहा था और बिलाखिर मैं उस आदमी के करीब रुक गया जो एक तरफ खड़ा बीड़ी के कश लगा रहा था। उस शख्स को मैं 2-3 दिन से यहाँ देख रहा था। अगवा होने वाले सियाहों से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। वो गेस्ट हाउस या हट वगैरह में भी नहीं ठहरा हुआ था। शहर से बहुत से लोग तमाशा देखने यहाँ जमा हुए थे। हो सकता था कि ये शख्स भी उन्हीं में से कोई हो। न जाने कि वो शख्स मुझे मशकूक सा लग रहा था।